बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। ये 6 सेमेस्टर के प्रचार के लिए बता रहे हैं। 6 सेमेस्टर मैथ में फर्स्ट पेपर ए है। फर्स्ट पेपर में 2 किताबें हैं, एक मैट्रिक्स स्पेस, दूसरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये दोनों किताबें हम एसजे पब्लिकेशन राइटर से पढ़ाते हैं। अब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं, उसमें क्या है, ये यूट्यूब चैनल बना हुआ है हमारा आशीष ट्यूशन सेंटर के नाम से। इसकी कुछ वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, इस पर पड़ी हुई। इस चैनल को जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ी वीडियो निकल आएंगे। अगर एक कोर्स तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए तो तुम हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन से जुड़ने का तरीका क्या है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम क्लास कॉलेज का नाम भेजोगे, नाम क्लास कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। डेमो के लिए तुम में कुछ दिनों तक जुड़े रहोगे, 8-10 दिन तक। इसके बाद अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आती है तो तुम्हें फीस पे करनी पड़ेगी और ये सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रुके रहेंगी। बस इतना ही बताना है। देखें, एक किताब का नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। किताब जो नाम है कुछ बताया जा चुका है, उसमें मैट्रिक्स स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसका जो पार्ट है सेकंड पार्ट, एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, पार्ट बी है, ये शुरू कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला पार्ट है, चैप्टर नंबर 1 है। अब इसमें आर्टिकल 1.6 ए का पेज नंबर 3 पे चल रहा है, यानी ये बी पार्ट चल रहा है, बी पार्ट है, ठीक है, पेज नंबर 3 पे है। अब इसमें जो कराया जा रहा है वो कराया जा रहा है डी माइवर थ्योरम। डी माइवर थ्योरम ये तुम लोगों ने पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो ध्यान रखो। जैसे कभी भी होता है कास थीटा प्लस आई साइन थीटा की घात एन हो, तो इस डी माइवर की थ्योरम से ही ए वैल्यू कास एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा आ जाता। एक घात जो होती है वो आ जाती है एंगल में, और इसमें एन जो होता है पॉजिटिव इंटीगर होता है। एन क्या होता है, पॉजिटिव इंटीगर होता है। और क्यों हो जाता है, जैसे एक कास थीटा है प्लस आई साइन थीटा है। अब ए वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है, ई की पावर आई थीटा होती है, ये होती है ई की पावर आई थीटा। अब यहाँ पर जैसे कास थीटा प्लस आई साइन थीटा ये हो गया, अगर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है इसकी घात अगर एन कर दी जाए तो ई की पावर आई थीटा की घात एन हो जाएगा, ई की पावर आई एन थीटा हो जाएगा। और ई की पावर आई एन थीटा में यही वाला फार्मूला लगाएं, थीटा की जगह एन थीटा रखें तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी कास एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। और ये फार्मूला ही, ये वैल्यू ही डी माइवर थ्योरम के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब इसमें एन क्या है लिखा हुआ, विच एन इज पॉजिटिव इंटीगर, ठीक। अब इसके बाद तुम्हें जो कराया जा रहा है वो है बी पार्ट, इसी के नीचे लिखा हुआ है, पेज नंबर 3 पे ही है, पेज नंबर 3 पे ही है, पेज नंबर 3 पे, ठीक है, ये है। अब इसमें क्या कह रहा है वो समझो। इसमें ये कह रहा है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन और क्वोशिएंट का मतलब होता है डिवीजन, डिवाइड करना। तो हम प्रोडक्ट और डिवीजन बता रहे हैं किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है वह नंबर जिसमें रियल क्वांटिटी भी हो, इमेजिनरी भी हो। जैसे ए है, कास थीटा रियल है और ए वाली इमेजिनरी क्वांटिटी, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब देखें यहाँ पर कैसे क्या बताएंगे वो समझो, ठीक है। अब तुम्हें ए पार्ट कराया जा रहा है, ए वाला पार्ट, यानी कि ये बताया जा रहा है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट। इसमें क्या होता है अब समझो। जैसे तुम्हें मालूम है जड़ बराबर जो हम माने जड़ बराबर, जड़ क्या होता है, जड़ होती है, जड़ कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ए होता है एक्स प्लस आई वाई के, एक्स प्लस आई वाई। इसमें एक्स बराबर कितना होता है, एक्स बराबर होता है आर कास थीटा के, और वाई बराबर होता है आर साइन थीटा के, आर साइन थीटा के। तो इस तरह से अगर जेड बराबर लिखें तो आ जाएगा आर कास थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। इसमें से आर कॉमन ले लें, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, और आर की जगह पर आर आएगा कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई की पावर आई थीटा हो जाएगा।
ये हो जाएगा e की पावर आई थीटा। तो इस तरह से z बराबर हो जाएगा r e की पावर आई थीटा के बराबर। और a नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। क्यों कहलाता है? इसमें रियल क्वांटिटी भी है और इमेजिनरी क्वांटिटी भी है। x रियल है और y क्या है? इमेजिनरी, इसीलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसी से फार्मूले यहाँ पर बनाने हैं प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लेक्शन का। अगर हम यहाँ पर z की जगह पर z1 ले लें तो ये हो जाएगा r1 e की पावर आई थीटा 1। अब z1 की जगह पर हम अगर z2 ले लें तो हो जाएगा r2 e की पावर आई थीटा 2 हो जाएगा, आई थीटा 2 हो जाएगा। अगर हम एक z1 और z2 की मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा r1 r2 e की पावर आई थीटा 1 e की पावर आई थीटा 2, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर ये हो गया r1 और r2 e की पावर आई थीटा 1 प्लस आई थीटा 2, ये हो गया r1 r2 e की पावर आई कॉमन हो जाएगा, थीटा 1 प्लस का हो गया थीटा 2, प्लस का हो गया थीटा 2। अब ये हो गया r1 r2 e की पावर आई थीटा का फार्मूला लगा है। वह फार्मूला होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये होता है e की पावर आई थीटा बराबर होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तभी ये बन जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस का आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये बन जाएगा। अब ये वैल्यू हमारी किसके बराबर आ गई? z1 इंटू z2 के बराबर। z1 प्रोडक्ट z2 समझ लो। अगर इसका मापांक निकालें तो z1 और z2 का मापांक, ये रियल क्वांटिटी है, रियल क्वांटिटी के मापांक का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मापांक का फर्क किस पे पड़ता है? जिसमें कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो, जिसमें रियल भी हो और इमेजिनरी भी हो। जैसे ए एक्स प्लस आई वाई है, तुमसे कहा जाए इसका मापांक निकालो तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें से आई छोड़ देते हैं। वैसे ही ए है। अब ये तो रियल क्वांटिटी, इसलिए मापांक इस पर फर्क नहीं पड़े, इस पर फर्क पड़ेगा। अब इसका मापांक क्या हो जाएगा? अंडर रूट, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब ये आएगा z1 और z2 का मापांक बराबर आएगा r1 r2 और ये वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अब इस तरह से ये देखो, इस तरह से ये देखो z1 और z2 का मापांक बराबर r1 और r2 का बराबर आ गया, r1 और r2 के बराबर आ गया। अब इसको एक समीकरण नंबर 1 डाल दें, इसको समीकरण 1 डाल दें। अब यहाँ से क्या है? यहाँ से हम r1 और r2 की वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे वो हम तो बताते हैं। अब जैसे z1 बराबर a है, z1 बराबर a है, a हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं b नो, लिखा हुआ तो पहले ही है, लिख लिया। ये z1 बराबर है r1 e की पावर आई थीटा 1। अब z1 बराबर है r1 e की पावर आई थीटा 1 हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1। अब अगर इसका मापांक निकाला जाए तो z1 r1 तो रियल क्वांटिटी है, मापांक इसका आएगा cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 का, इसमें आ जाएगा अंडर रूट और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 की। तो z1 का मापांक बराबर हो जाएगा r1, या कह लो r1 बराबर z1 का मापांक हो गया। अगर हम सिमिलरली करके r2 बराबर लिखें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? z2 का मापांक। ये बराबर किसके हो जाएगी? z2 का मापांक। समझ में आया? r3 बराबर z3 का मापांक, r4 बराबर z4 का मापांक। ये दोनों वैल्यू उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, लिख दें putting the value in equation first। अब ये वैल्यू हम समीकरण 1 में रखें, देखो अभी रखते हैं। अगर समीकरण 1 में रखें तो ये हो जाएगा z1 और z2 का मापांक। ये है r1 के स्थान पर आ जाएगा z1 का मापांक और इस r2 के स्थान पर आ जाएगा z2 का मापांक। बात समझ में? ये रिलेशन बन गया। अब ये रिलेशन बन गया। अगर और लिखना चाहो z1 z2 z3 का तो 3 मापांक, अगर n तक लिखना चाहो तो n तक मापांक आ जाएंगे। बात समझ में? अब जैसे सिमिलरली करके लिख लो, सिमिलरली z1 z2 z3 का मापांक बराबर z1 का मापांक
Z2 का मापांक और Z3 का मापांक डैश डैश डैश। अब लिख लें यहाँ पर जैसे Z1 Z2 Z3 डैश 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 Zn का मापांक बराबर Z1 का मापांक Z2 का मापांक Z3 का मापांक डैश डैश Zn का मापांक। बात समझ में? और यही प्रोडक्ट को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब लिख लो तुम लोग, तभी हम इधर थोड़ा बिगाड़ के और लिखें, थोड़ा सा और बताएं इसमें अलग थोड़ा सा। ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिला जुला, यानी रियल भी हो इमेजिनरी भी हो। इसमें रियल भी है और इमेजिनरी भी है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स कहला रहा है। उतार लो इसे, बताएं तुम्हें। ठीक है, बताएं, समझो ध्यान से। देखो अब ये तो प्रोडक्ट हो गए, लेकिन इसी पे थोड़ा सा तुम्हें और बता रहे हैं, वो भी समझो। समझो ध्यान से। जैसे जैसे मान लो ये ही ले लिया तुमने प्रोडक्ट, Z1 Z2 का मापांक ये बराबर हो गया Z1 का मापांक, और ये बराबर किसके हो गया? Z2 के मापांक। ये बराबर हो गया। अगर इसका आर्गुमेंट निकाला, एक शब्द होता है आर्गुमेंट, इसको हम ARG लिखते हैं आर्गुमेंट को। अगर हम Z1 और Z2 का आर्गुमेंट लिखें, Z1 और Z2 का, तो ये किसके बराबर होगा? Z1 बराबर जो हमारे पास था, Z1 बराबर जो था वो हमारे पास था R1 e⁻I θ1। तो ये एंगल वाला θ1 आता है, इस तरह लिखा जाता है θ1 प्लस Z2 का हो गया एंगल θ2। जैसे Z2 बराबर है तो ये हो जाएगा R2 e⁻I θ2, इसका एंगल θ2 है तो ये θ2 लिखा जाएगा। आर्गूमेंट किसी का भी लिखते हैं तो ये लिखने का तरीका होता है। अब जैसे ये है आर्गूमेंट Z1 Z2 और ये बराबर θ1 θ2 की भी हो गया, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आर्गूमेंट Z1 और आर्गूमेंट Z2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। बात खूब समझ में आ रही। अब जैसे ये एन टाइप तक का है, एन टाइम तक का है, तो इसका अगर लिखें हम, जैसे ये Z1 है, Z2 है, Z3 है, डैश डैश Zn है। अगर इसका मापांक लिखें तो ये Z1 का मापांक, Z2 का मापांक, Z3 का मापांक, डैश 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 Zn का मापांक हो गया। एक तो भाई बना जाके, ये वाला लिखा हुआ है, ये बना जाके। अगर इसका आर्गूमेंट लिखा जाए, ये लिखा जाए आर्गूमेंट, तो क्या आएगा? Z1 Z2 Z3 डैश डैश Zn और बराबर। अब यहाँ पर अगर इसको अलग अलग लिखना चाहे तो हम इस तरह लिख सकते हैं आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2 प्लस आर्गूमेंट Z3 प्लस डैश 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 आर्गूमेंट Zn, और ए बराबर जो होता है θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस डैश 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 प्लस का θn। बात समझ में आई? अब यहाँ पर हम कह सकते हैं, मतलब ये रिलेशन बन गए, यही रिलेशन यहाँ पर कहलाते हैं, और इसे कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट जो है, कोई भी प्रोडक्ट हुई, जैसे Z1 और Z2, कहने का मतलब मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ दीज नंबर्स एंड आर्गुमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ दोज नंबर।
यानी उसी के सम के बराबर होता है। मतलब समझ में आया? ए है, ये यहाँ पे लिखा हुआ थ्योरी क्या करेंगे लिखा के, मतलब ये समझ में आ गया होगा। ये कहलाता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट का। अब हम कोएफिशिएंट का तुम्हें बताएंगे, ठीक है, नोट कर लो फिर बताएंगे। ये समझा तो दिया ही है, लेकिन हमने आर्गूमेंट को भी तुम्हें बता दिया। ठीक है, बताएं देखो। अब प्रोडक्ट के बाद कोएफिशिएंट ये वाला बताने जा रहे हैं, QUOTIENT कोएफिशिएंट। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोएफिशिएंट में क्या है, जैसे हमें मालूम है लिख देंगे बीनो। अब Z बराबर होता है RE⁻I⁻, जैसा हम तुम्हें बता चुके हैं। अगर हम Z1 लिखें बराबर R1e⁻I⁻1 हो जाएगा। अगर Z2 लिखें ये R2e⁻I⁻2 हो जाए, R2e⁻I⁻2 हो जाए। अगर हम Z1 बटे Z2 लिखें तो क्या हो जाएगा, एक कोएफिशिएंट निकालना, कोएफिशिएंट का मतलब होता है डिवीज़न, डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना। ये लिखें R1e⁻I⁻1 और ये हो जाएगा R2e⁻I⁻2। अब ये बन जाएगा R1 बटे R2 e⁻I⁻1 माइनस I⁻2। अब ये आ जाएगा R1 बटे R2 e⁻I⁻1 माइनस θ2। अब यहाँ पर ये हो गया R1 बटे R2 e⁻I⁻θ का फार्मूला लगाएं, तभी ये हो जाएगा cos θ1 माइनस θ2 I sin θ1 माइनस θ2, ये बन गया जी। अब यहाँ पर ये हो गया Z1 बटे Z2। अगर हम Z1 बटे Z2 का मापांक निकालें, अगर हम इसका मापांक निकालें Z1 बटे Z2, इसका मापांक निकालें तो ये R1 बटे R2 जो है ये तो हो गया कांस्टेंट, ये तो हो गया कांस्टेंट। अब अंडर रूट लगाएं, ये अंडर रूट लगाएं तो अंडर रूट लगाएं क्या होता है, x प्लस आई वाई का अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई को छोड़ देते हैं, तभी ये हो जाएगा cos स्क्वायर θ1 माइनस θ2 प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर θ1 माइनस θ2। अब ये वैल्यू हो गई 1, R1 बटे R2 इंटू 1 बराबर हो गया R1 बटे R2, बराबर हो गया R1 बटे R2। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ Z1 बटे Z2 का मापांक जो है वो R1 बटे R2 के बराबर हो गया। अब इसका इसमें जो निकलता है, उसमें जो निकलता था वो आर्गूमेंट आता था प्रोडक्ट में, इसमें भी आर्गूमेंट निकालते हैं। आर्गूमेंट जब निकालते हैं, आर्गूमेंट ये लिखेंगे आर्गूमेंट, और ये होता है Z1 बटे Z2 का आर्गूमेंट। ये किसके बराबर होता है, ये लाख की तरह आता है, लाख जैसे गुणा में होता है तो प्लस हो जाता है, बटे में होता है तो किस में हो जाता है माइनस में। वैसे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2। बात समझ में, आर्गूमेंट Z1 और आर्गूमेंट Z2। और इसमें जो हमारा पार्ट आता है एम्पलीफायर उसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। एक शब्द होता है इसमें आएगा, वो भी बता देते हैं। ये शब्द होता है एम्पलीट्यूड, ट्यूड, और इसका AMP लिखा जाता है,
ठीक। अगर कभी भी इसका एम्पलीट्यूड निकलवाए, एम्पलीट्यूड निकलवाए क्या, ये आ जाता है कभी कभी लिखा हुआ, वैसे मालूम होना चाहिए फिलहाल। अगर एम्पलीट्यूड होता है तो इसको हम भी इसी तरह से प्रदर्शित करते हैं। ये लिखते हैं AMP Z1 और माइनस का AMP Z2, बिल्कुल इसी तरह से दोनों वर्ड आते हैं। और अगर θ1 θ2 में लिखते हैं तो ये हो जाता है θ1 माइनस θ2। ये सब लिखने का मेथड है। ये हो गया पूरा क्वोशिएंट, यानी डिवीज़न जिसे कहते हैं, डिवाइड का। ठीक है, प्रोडक्ट भी हो गया, क्वोशिएंट भी हो गया। नोट कर लो और फिर हम तुम्हें आगे वाला पॉइंट अभी बताएंगे। ताल लो इसे, तभी आगे वाला बता। इसके बाद हमें जो कराना है वो आर्टिकल है 1.11, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे नोट कर लो, फिर बता। ठीक है, अब सुनो। ठीक, अब सुनो। 1.11 आर्टिकल है और इसका है नाम इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल और इसका ए पार्ट है टू फाइंड द इक्वेशन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल where center is A and radius R। एंड रेडियस R। अब सुनो, अब देखो, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्किल वेयर सेंटर इज ए, इसका सेंटर ए है, रेडियस R और रेडियस इसकी कितनी है, R। ठीक है, अब यहाँ पर सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। सर्किल की इक्वेशन तुमने काम उसमें पढ़ी होगी, कार्टेशियन में क्या होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये कहलाती है कार्टेशियन फॉर्म में। पोलर में पढ़ी होगी r बराबर 2a cos थीटा या a cos थीटा समझ लो, ये सर्किल पढ़ा, एक इसमें कहलाती है पोलर में। इसी तरह से हम सर्किल की इक्वेशन तुम्हें बताने जा रहे हैं, वो इक्वेशन हम तुम्हें बता रहे हैं कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में सर्किल की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है और क्या इसका तरीका होता है। सर्किल होता तो वैसा ही है, यानी कि चाहे कॉम्प्लेक्स में निकाली जाए चाहे किसी में निकाली जाए, सर्किल होगा गोल। अब गोल होगा, ये इसका क्या कहलाएगा, सेंटर।
ये थोड़ा और बढ़ा लें इधर। ए सर्किल हमने बना लिया, ए बना लिया सर्किल, ठीक है। अब ए सर्किल का हो गया सेंटर, सेंटर हो गया, इसको हम सी लिख देते हैं और किसी भी पॉइंट पर मिला दिया, पॉइंट में मिला दिया, उसका नाम हमने ए लिख दिया, ए लिख दिया। ए सेंटर है, सेंटर है, सेंटर इसका मान लिया ए, और यहाँ से यहाँ तक दूरी आर है, आर क्या है, रेडियस है, और जिस पॉइंट पे मिला है उस पॉइंट के वो कॉम्प्लेक्स का पॉइंट है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेट हमने क्या लिख दिया, जेड। अब जेड क्या है, जेड इज एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल, यानी जेड सर्किल का कोई भी पॉइंट है। लिख देते हैं, लेट जेड इज एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल। कहने का मतलब जेड कोई भी पॉइंट सर्किल का है। अगर जेड कोई भी पॉइंट सर्किल का है तो ए रिलेशन जो है वो, और जो सीपी वाला रिलेशन है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, जेड माइनस ए के। तो कहने का मतलब ये है जेड माइनस ए का मापांक जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सीपी, क्योंकि ए सेंटर का पॉइंट है, इस पॉइंट को हम जेड कहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जेड माइनस ए से प्रदर्शित की जाएगी। अब सुनो, अब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो कहने का मतलब ये हो जाएगा जेड माइनस ए के मापांक का स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सीपी स्क्वायर। अब जेड माइनस ए का मापांक किसके बराबर होगा उसे समझो। एक फार्मूला हम तुम्हें बना के दे रहे हैं और ये फार्मूला हम बहुत प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे जेड और जेड बार है, ये जेड और जेड बार है, इसका जो वैल्यू है वो जेड मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे होता है, और ये जेड और जेड बार क्या होता है, ये जेड होता है एक्स प्लस आई वाई, और जेड बार जो होता है वो एक्स माइनस आई वाई। क्यों, यानी कि ए बार का मतलब है इसका ए कंजुगेट कहलाता है, इसीलिए एक्स माइनस आई वाई के बराबर होता है। अब अगर हम जेड जेड बार निकालें तो इसका मतलब है एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई। अगर इसकी मल्टीप्लाई करें ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसे डाल दें इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम जेड का मापांक निकालें, जेड का मापांक निकालें तो जेड का मापांक अंडर रूट, और ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो जेड के मापांक का स्क्वायर और ए बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समीकरण 2, अगर हम 1 और 2 आपस में बराबर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो बराबर हो जाएंगे। जेड और जेड बार बराबर जेड के मापांक का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? ये फार्मूला बन गया है और इस फार्मूले का प्रयोग आगे काफ़ी करना है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, कहने का मतलब है फार्मूला अभी हमने तो बना के दिया है, जेड मापांक का स्क्वायर जेड जेड बार के बराबर होता है। जेड बार समझ गए क्या होता है? जेड बार का मतलब जेड का कंजुगेट यानी संयुग्मी। जेड बराबर एक्स प्लस आई बाई है तो जेड बार बराबर हो जाएगा एक्स माइनस आई बाई। अब यहाँ पर ए स्क्वायर है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे जेड माइनस ए और जेड माइनस ए का बार, दोनों पे लगा दिया बार लगा दिया, बराबर सीपी जो है वो रेडियस है इसलिए ए बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई करें तो जेड जेड बार हो जाएगा, जेड ए बार हो जाएगा, ए जेड बार हो जाएगा, ए बार हो जाएगा और आएगा आर स्क्वायर और आएगा आर स्क्वायर। अब ए हो गया जेड जेड बार, जेड ए बार, ए जेड बार प्लस ए बार माइनस आर स्क्वायर बराबर हो गया 0, बराबर हो गया 0। अब यही इक्वेशन हमारी किसकी कहलाएगी? सर्किल की कहलाएगी। और किस फॉर्म में कहलाएगी? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कहलाएगी। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब लिख भी देते हैं, इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये हमारी क्या कहलाएगी? इक्वेशन ऑफ सर्किल। और किस फॉर्म में कहलाएगी? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स का मतलब वो नंबर्स जिसमें संख्याएं आपस में कैसी हों, मिली जुली हों। अब इसका हम तुम्हें जनरल फॉर्म भी बताते हैं, इसमें जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, किस तरह से बनाते हैं। अब देखो, ठीक है, ये बिगाड़ दें,
ए बिगाड़ते हैं, उधर का अर्थ तो लिखा रहने देते हैं। ठीक है, देखो अब इसी में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, इसी में बताने जा रहे हैं जनरल, अभी देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ द सर्किल, ये लिखा है। अब जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होता है? ये होता है जैसे ए वाला पद है इतना, एक तरह का ये कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट को कुछ मान लेते हैं, लिख लेते हैं लेट, ए अलग कर दो आर्टिकल। अब ए लेट कर लें, ए बार माइनस आर स्क्वायर, और मान लिया ये हमने सी मान लिया। ए अगर सी मान लिया तो ए वैल्यू उठाकर हम फर्स्ट में पुट करें, लेकिन पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो जेड बार हो गया, जेड ए बार हो गया, ए जेड बार हो गया, प्लस का सी बराबर 0। ए वैल्यू हो गई सी तो प्लस का हो गया सी। बात समझ में? अब इसका सेंटर क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है ए, सेंटर ए कहलाता है। अब यहाँ पर सेंटर एक ही जगह पर माइनस बी पुट कर देते हैं, लिख देते हैं पुटिंग ए बराबर माइनस बी, यानी इस एक ही स्थान पर हम रख देते हैं माइनस का बी, तभी ए हो जाएगा जेड बार, एक ही जगह माइनस बी रखेंगे और तो ए बार आएगा, इसकी जगह पर बी बार कर देंगे माइनस का, प्लस का हो जाएगा जेड और बी बार, और ए बराबर माइनस बी रखेंगे तभी बी आएगा और जेड बार आएगा, प्लस का सी बराबर हो गया 0। ए बी इक्वेशन हमारी किसकी हो गई? ए बी इक्वेशन हो गई सर्किल की, लेकिन इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इस इक्वेशन का भी प्रयोग किया जाएगा। इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये इक्वेशन हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, अब हम तुम्हें एक छोटा सा आर्टिकल और है वो भी बताते हैं, देखते हैं, अभी टाइम देखते हैं। ठीक है, चलो ये पहली वीडियो है, आज यहीं तक कराते हैं, इसके आगे वाला आर्टिकल तुम्हें आगे वाली वीडियो में हम कराएंगे। ठीक है, सही, आज इतना ही कराएंगे, देख लो इसे।